तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु भारद्वाज। रितु राजस्थान से आती है, जयपुर से, मेरी सिटी से। और रितु ने लॉ करा है राजस्थान से ही, उसके बाद एलएलएम किया है क्रिमिनल लॉ में, फिर उसके बाद पीएचडी की है ऑन द कंडीशंस ऑफ फीमेल इन जयपुर एंड दिल्ली जेल्स। रितु ने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को, बैंक्स, नेशनल बैंक्स, लॉ कॉलेजेस, शी इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग। रितु बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है लीगल असिस्टेंट फोरम में, दैट्स कॉल्ड लेफ। I'm correct, Ritu? Yeah. It's called LAF. And she is secretary in LAF. रितु ने काफी काम किया हुआ जुवेनाइल्स और नीडी चिल्ड्रन थ्रू लेफ। रितु ने साथ में visiting faculty है because she has done PhD, so she is visiting faculty in prestigious universities and for the Center for Constitutional Parliamentary Studies in Delhi. ये थोड़ा रितु एक्सप्लेन करेगी मुझे बाद में about Center for Constitutional Parliamentary Studies in Delhi. रितु काफी एक्टिव है सोशल रुक इशू। गया है, पॉज हो गया है। अभी ठीक है। अभी ठीक है, ऑलराइट, बीच में इसको कर लेंगे। हाँ, कन्वीनर है रितु, रही है कन्वीनर ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमेटी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, और अभी भी वॉलंटियर हैं, कॉन्स्टेंटली है ना रितु? यू आर कॉन्स्टेंटली द वॉलंटियर। I was the first amongst the first group because and the moment the first group came, I was appointed as convener. अच्छा, रितु ने दिल्ली पुलिस के साथ भी ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग क्लासेस ली हैं, और अभी currently for this session she has been elected with, I believe, the highest number of votes as member executive for Supreme Court Bar Association. And amazing काम किया है इस पूरे दौरान। मैं बता सकती हूँ कोविड में बहुत काम किया है for extending benefits to the lawyer, मतलब help to the lawyer and help to otherwise। वो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज यहाँ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ काफ़ी मदद करी है कोविड में लॉयर्स की, और अदरवाइज भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है सोशल इश्यूज में और जो भी बार के इश्यूज होते हैं। और रितु बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं अपनी सब्जेक्ट्स पर। शी डजंट बिलीव इन मिंसिंग द वर्ड्स एंड शी इज समवन हु व्हाट शी फील्स शी एक्सप्रेसेस, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है मुझे लगता है, नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर, बट एज एन इंडिविजुअल। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एज WWI मेंबर। एट द सेम टाइम रितु, मैं बहुत ईगर थी इस सेशन को करने के लिए तुम्हारे साथ, एंड बार बार करेंगे बिकॉज स्ट्रांगली ओपिनियटेड पर्सन, और जो बिलीव करते हैं टू वॉक द टॉक, कि आप जो बोलेंगे आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और करता हुआ देखेंगे भी, एंड कैन वॉक द एक्स्ट्रा माइल टू मेक द थिंग्स हैपन। तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है, जितना मेरा इंटरेक्शन रितु के साथ रहा है, कि शी वुड बी एबल टू प्ले अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल फॉर WWI, और साथ मिलके हम लोग कुछ अच्छा कर पाए, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला पाए। हर एक व्यक्ति एक एक बदलाव भी लाएगा तो बहुत कमाल की बात रहेगी। तो ये सोच रहे थे कि क्या टॉपिक करें, और रितु का अपना ओपिनियन था कि बाकी भी करते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक करेंगे। समस्या बहुत सारी हैं, और उस बहुत सारी समस्याओं में आपको हर पहलू को टच करना भी जरूरी है। एम्पावर्ड वुमेन की बात बहुत कर रहे थे हम लोग अपने ग्रुप में। रितु ने कहा कि मैं इस टॉपिक को टच करती हूँ कि एम्पावर्ड वुमेन की जब आप बात कर रहे हो, या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एंड हाउ डज एक एम्पावर्ड वुमेन कैसे उस डोमेस्टिक वायलेंस को टेक अपॉन करती है। क्या होते भी है क्या एम्पावर्ड वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, या ये घरेलू हिंसा, या ये कुछ ही तबके के लिए सीमित है, या हर मैरिड वुमेन को झेलना होता है ये। और जब हम विमेन इश्यूज की बात करते हैं, विमेन लिबर्टीज की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो ये घरेलू हिंसा वाला जो विषय है ये कितना रेलेवेंट हो जाता है उसको डील करने के लिए, उस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए कितना जरूरी है इस इशू को एड्रेस करना। रितु, मैं ये भी चाहूंगी कि तुम इस पे भी जरा बात करना जब अपना टॉपिक खोलोगे, कि
कई बार हमारे ही ग्रुप में डिस्कशन हुआ ना कि तो बहुत छोटे छोटे मसले हैं, तो क्या ये घरेलू हिंसा वास्तव में ही छोटा मसला है, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके और बहुत बड़े बड़े फिगर्स देकर और अचीवर्स को डिस्कस करके हमारा विमेन इश्यूज पे कंसंट्रेशन हो जाता है। तो आज ऋतु बात करती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस मिथ, ये मिथ है कि केवल आप झेलते रहना है, ये मानती हैं कि ये सॉल्व हो सकता है और इसको बहुत ज्यादा अब और झेलने की जरूरत नहीं है। सो ऋतु, ओवर टू यू। थैंक यू शोभा दी। और ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू वी कैन रियली रीच टू पीपल एंड स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज कई बार होता है कि उनको ये पता है हालांकि कि राइट क्या है, लॉ क्या है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावर्ड वुमेन, सो दे आर क्वालिफाइड, दे आर एजुकेटेड। व्हाट वी वर टॉकिंग इन योर लास्ट सेशन, डॉक्टर श्रुति वो बता रहे थे कि पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ सब पढ़े हुए हैं फिर भी सफर कर रहे हैं। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एक डॉक्टर थॉमस की एक रिपोर्ट आई थी, 2018 में आई थी, और उसमें ये लिखा हुआ था, इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री आउट ऑफ 193 कंट्रीज अबाउट दिस डोमेस्टिक वायलेंस। वो डोमेस्टिक वायलेंस में ये सबसे खराब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं, पढ़ी लिखी जो लेडीज हैं, वो भी उसको बेयर करती हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका क्या सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है कि अगर आपने अपने हस्बैंड का कंप्लेन कर दिया, पुलिस स्टेशन में चले गए, उसके बाद पुलिस स्टेशन उसको कैसे रिएक्ट करेगा, वहां पर आपकी कोई सुनवाई होगी कि नहीं, वहां सुनवाई हो गई तो आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको कितने दिन धक्के खाने पड़ेंगे, आप अपना ऑफिस मिस करके वो कोर्ट जाएंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, या आप अपने घर वालों से लड़ाई करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप घर से बाहर निकल गए तो रिलेटिव्स भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो एक सोशल आई शुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब लोगों की होनी चाहिए किसी एक फीमेल को हेल्प करने की, वो शायद कहीं कमी है। ऑफ कोर्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एक अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, हमें उसको कितना झेलना है ये तो हम इंडिविजुअल डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, ये मेरी इच्छा है कि मैं कितना उसको सहन करना चाहती हूँ या करना चाहती भी हूँ कि नहीं। अगर आप इस चीज के बारे में पहले क्लियर नहीं है तो पहले तो ये क्लियर कीजिए कि क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस लेने के लिए तैयार हैं। शादी का क्या मतलब है कि वहां वायलेंस होगा? आपको वहां पर जाके वायलेंस फेस ही करना है। और अगर वायलेंस फेस करना है तो क्या आपको प्रिपेयर किया गया था आपकी फैमिली के द्वारा कि आपके शादी के बाद तो ये वायलेंस आपको सफर करना ही है? तो फिर ऐसी सिचुएशन में शी विल फाइंड हर लॉस्ट, बिकॉज वो किस किस से झगड़ा करेगी अपने। आज अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में आवाज उठाती है और अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, उसके रिलेटिव्स उसके साथ नहीं हैं, और अगर उसके इन लॉज भी साथ में नहीं है, और पुलिस के साथ जाके उसको सिर्फ एक हैरेसमेंट ही अगर फेस करना है, तो फिर वो तो नहीं जाएगी। उसको कहीं से भी एक जो हम कल बात कर रहे थे कि पढ़ने से वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, नहीं, ये स्ट्रेंथ आएगी अपनी खुद की स्ट्रेंथ इकट्ठी करने से, हम लोगों को एक साथ होने से। एक लेडी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं हूं, मैं अपने बच्चों को अगर अभी से ये नहीं सिखाऊंगी कि आप लड़के हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बिहेव करो, या आप लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू बेयर इट। यू शुड नो हाउ टू से नो अबाउट एवरीथिंग। हर एक आपके बिहेवियर के लिए आपको नो कहना आना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपको हर चीज के लिए नो बोलना है। अगर कोई आपको बैड टच करता है, गुड टच करता है, यू शुड हैव दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप उसको ये कह सको कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब एक छोटे बच्चे को आप ये सिखा रहे हो तो आपको ये अपने ऊपर भी तो लागू करना है। आपको भी पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस की क्या हद है, क्या लिमिट है। डोमेस्टिक वायलेंस में हर चीज आती है। आज अगर आप ये कहें कि आपको सरकास्टिक कमेंट्स पास किए जा रहे हैं हर किसी चीज के ऊपर, और आप उसे सोचें ये तो आदत है इनकी, नहीं, आदत नहीं है। यू हैव टू चेंज दिस। आदत नहीं है। आप ऐसे एक एनवायरमेंट में, घर को तो हम हेवन सोच के चलते थे कि घर एक मंदिर है,
घर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है और हमें एक वहाँ घर पे आने के लिए हमें मन होना चाहिए कि आज हम घर में जाएँगे तो ये खुशियाँ हैं। तो एक मन में ये कहाँ से आ जाता है कि आज अगर घर जाएँगे तो पता नहीं क्या फेस करना पड़ेगा। ऐसी अगर सिचुएशन अगर है कि ऑफ़िस से लौटते समय औरत ये सोच रही है कि मैं घर जाके आज मुझे क्या फेस करना है, तो ये तो वर्स्ट है कंडीशन। फिर तो घर का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। क्योंकि घर का मतलब तो यही था कि वो एक मंदिर था। मंदिर का मतलब ये है कि वहाँ सभी खुश हैं, पीसफुल हैं। मंदिर इज़ व्हाट? अ पीसफुल एनवायरनमेंट। हाँ, जहाँ मोस्ट कंफर्टेबल फील कर जहाँ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हो, सबसे हाँ, ज़्यादा सिक्योर्ड फ़ील करते हो। अगर आज आप वहीं सिक्योर्ड नहीं फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कैसे ठीक होगी? ये हमें खुद को अपने आप में सँभलना होगा। अपने आप को समझाना होगा कि हम इस डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं बेयर करें। हर चीज़ को नो कहना हमें आना चाहिए। हमें अपने कॉन्फिडेंस में अपने पेरेंट्स को लेना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को लेना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को लेना चाहिए और जो कॉमन सर्कल्स हैं उनके बीच में ये बात करनी चाहिए सो दैट एवरीबॉडी टुगेदर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास तो ऐसा ही होता है कि जितने लोग आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की अपना कभी आते हैं कि ओपिनियन चाहिए, कभी उनको ये चाहिए कि हम क्या करें नेक्स्ट, हम पुलिस के पास जाएं कि नहीं, या फिर सेशंस भी होते हैं कि उनको सेशंस देना ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार दे रियली डू नॉट, दे फील लॉस्ट सो मच दैट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। अच्छा। इतने हार्श लेवल पे जब वो पहुंच जाते हैं, हुँ, तब वो काउंसलर को ढूँढते हैं कि कोई काउंसलर मिल जाए जो हमारी काउंसलिंग करके एटलीस्ट द पर्सन शुड टेक अस आउट, यू नो, एजुकेटेड। नाउ देयर हियर वी विल फाइंड एजुकेटेड वुमेन, so she wants to come out of it. So what she will do, she will find out some counselor कि आप मुझे हुँ, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब क्या करना चाहिए में वो आता है और वो ये सोचती हैं कि आके ये कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये तो कभी उनका ये सोचना होता ही नहीं है that we have to be separated. And to be very frank, I am also not saying that you have to be separated. ये सेपरेशन की चीज नहीं है, पर हुँ, एटलीस्ट आप एक दूसरे को समझाएंगे तो सही। अब अगर एक औरत ये लेकर आती है अपनी कंप्लेन कि मुझे बस ठीक करना है इस आदमी को, हुँ, तो ठीक करना है किस में, किस तरीके से? कि कई लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं वो कहेंगे इसको मज़ा चखाना है। ओके। अब मज़ा कैसे चखाओगे आप? अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए, तो फिर तो रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम द मैन इज़ गोइंग टू टे नाउ आई कैनॉट स्टे विद दिस फीमेल बिकॉज़ शी हैज़ गॉन अगेंस्ट मी टू द पुलिस स्टेशन। बिकॉज़ यहाँ जब हम सोच रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जो खुद काम कर रही हैं, जो खुद बाहर जा रही हैं, जो अच्छे ओहदे पे हैं, हुँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आईएएस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लॉबी आल्सो जो आईएएस ऑफिसर है और जो खुद आईपीएस हैं, जिनको हुँ, खुद हुँ, को जो खुद पुलिस की चीज़ें हैंडल कर रही हैं, आई एम टॉकिंग विद दोज़ पीपल आल्सो। ओहो! पर उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ें बाहर अगर लेके जाते हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि उनके आस-पास ये लोग कहेंगे, उनको यही लगता है कि ये क्या कहेगा कि अरे! मैडम का तो खुद का ही ऐसा केस चल रहा है। और या फिर कि अगर मेरे इन-लॉज़ को पता चल गया तो वो ये कहेंगे कि अरे! कैसी लड़की घर में आ गई है कि अब ये तो घर तोड़ने की बात कर रही है। तो क्या कंप्लेन लेकर अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो घर तोड़ने का काम हम कर रहे हैं या जिसने वायलेंस किया था उसने किया है? घर तोड़ने का काम तो पहले तो ये एक इसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि घर तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? हुँ, ये समझना तो ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स का आप देखिए, पेरेंट्स ये कहेंगे, ज़्यादातर ये कहते हैं हुँ, कि अगर अब आप गए हैं तो अब आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। ये खुद कैसे सॉल्व होती है? क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि मैं घर छोड़ के आ रही हूँ, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो घर छोड़कर, हम आ रहे हैं। तब ये हुँ, कहा जाता है कि हम आ रहे हैं। तो जब उसने पहली बार वायलेंस किया था तब आप क्यों नहीं आए? मेरा ये प्रश्न पेरेंट्स से है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं होंगे, हुँ, अगर पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन में आपकी शादी हो गई बच्ची की और उसके बाद आपका सारा रिलेशनशिप खत्म हो गया और आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी कन्यादान के साथ। तो ये कन्यादान, एक तो मुझे वर्ड ही बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दान क्या होता है? शादी हो गई बस, ठीक है। मतलब आपको एक चीज़ हो जो दी जा सकती है। हाँ, मतलब ऐसे ही। और आदमी भी ऐसी ही बात करता है, आप आई हैव गॉट मैरिड टू यू, आई ओ यू। मैं क्या हूँ, गाय या भैंस जो कि आप खरीद लाए बाजार से और नाउ यू ओ मी? ऐसा तो नहीं होगा ना।
मेरे कई क्लाइंट्स हैं ऐसा मुझे आकर कहा कि उसने बोला कि मैंने तुमसे शादी किया है, तुम घर से बाहर पैर रख कर देखो, हम तुम्हें बताएंगे। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग अगर कोई कमेंट कर रहा है तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी मान रहा है, इसीलिए वो जजमेंट आया था जो चंद्रचूड़ सर ने पास किया था। और वो यही बोल रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में ये जनरली औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझने की लोगों की आदत नहीं है, ये उनके जहन में है। उनको यही हाँ, समझा के बड़ा किया जाता है कि लड़कियां एक प्रॉपर्टी है, जो कि आपकी शादी होते ही बस आपकी प्रॉपर्टी होगी। अब आप इसके साथ कैसा भी बिहेव करो। एक मेरी क्लाइंट का मुझे लॉकडाउन में फ़ोन आया कि मुझे इतना मारा और मैं अब कहाँ जाऊँ, बिकॉज़ पुलिस भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बाहर नहीं जा सकती, किसी और को फ़ोन नहीं कर सकती और व्हाट शुड आई डू? बिकॉज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इस वायलेंस से बचूँ। तो मैंने कहा कि आप एक काम कर सकती हैं कि अपना जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप अपना वीडियो एक बना लें और वीडियो बना के उनको दिखाएँ कि मैं ये पुलिस में भेज रही हूँ और आपके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। तो वो इस चीज़ से भी इतना डर रही थी कि अगर मैंने ये बता दिया तो ही विल नॉट लेट मी लिव अलाइव, वो मुझे मार देंगे जान से। तो एक घर में अगर इतना खतरा है कि आप एक क्रिमिनल के साथ रह रहे हो, जहाँ यू कैन बी मर्डर्ड आल्सो, उस उस घर में रहने के लिए आपको फोर्स किया जाता है बाय पेरेंट्स, बाय योर इन-लॉज़। व्हाई? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो ये चीज़ें अकेले सॉल्व होने वाली तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सबको साथ लेके चलना होगा, सबको साथ में समझाना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा कि बेटियों को पैदा करने के बाद शादी करने तक आपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, अपने घर का मेंबर माना, अचानक से शादी होने के बाद उसको अलग कर देना तो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल द लास्ट। और ये कहना कि अब तुम जाओ, अब तुम्हारी अर्थी ही उस घर से उठेगी, पहले यही कहा जाता था। अब तुम्हारी शादी कर दी गई है, अब तुम्हारी अर्थी ही वहां से उठेगी। और ये सेंटेंस आज भी सारे ट्रेडिशनल जितने स्टेट्स हैं, यूपी, उत्तरांचल, वहां पर आज भी ऐसा ही है। नॉट इवन राजस्थान ऑल्सो, कि अभी तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम वहीं पर रहोगी, जैसा होगा उसको अपने आप सॉल्व करोगी और उसको तुम ये मत सोचना कि तुम हमसे आकर उसको सॉल्व कराओगी। तो अगर आप उसको अकेला ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो शी विल फील लॉस्ट। व्हाट शी कैन डू इन दैट सिचुएशन। पुलिस का देखिए, पुलिस की मैंने काफी दिनों तक हमें कैंप लगाया, उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत सारे कमिश्नर लेवल तक के लोगों को बुलाया। एसएचओस तो थे ही, हमने इवन नीचे लेवल के एएसआई और हेड कांस्टेबल्स उनको भी, बिकॉज वो आईओ होते हैं इन चीज़ों में, तो हमने उनको भी इन्वॉल्व किया इस ट्रेनिंग के लिए। और उनसे जब हम ये कहते थे कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी एक कंप्लेनेंट, एक फीमेल कंप्लेनेंट है और आपके पास आती है तो आप उससे किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या कहते हैं आप? तो वो कहते हैं कि हम बोलते हैं हाँ जी बोलिए आपका कैसे आना हुआ। मैंने कहा एक औरत जो मार खा के अपने घर से आपके पास शिकायत लेकर आई है, आप उसको आकर ये बोलते हो कि हाँ बोलो भाई। अरे आप उसको थोड़ा सांत्वना तो दो कि ठीक है आप बैठिए, पानी पीजिए, कंफर्टेबल फील कीजिए, उसके बाद आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, बात करता हूँ। क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है कि वो इमीडिएटली आपकी कंप्लेन लेने में बिल्कुल, एफआईआर दर्ज करने में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उसका रीजन भी हम खुद हैं, क्योंकि मैंने कहीं जगह पर पढ़ा था कि इस सारे जो पूरा एक एपिसोड है, डोमेस्टिक वायलेंस इज द एपिसोड, और इस एपिसोड की 3 स्टेज होती हैं। और उस 3 स्टेज में लास्ट स्टेज यही होती है कि वो हस्बैंड माफी मांग लेता है, आपके पैर छू लेता है कि आगे से मैं कभी नहीं करूंगा, और वो औरत मान जाती है कि अच्छा ठीक है अब कभी नहीं होगा, और वो उसे माफ कर देती है। तो जब माफ कर देती है उसके बाद वो कंप्लेन वापस लेनी होगी। वो अगर एफआईआर में हो गई है कन्वर्ट तो वो वापस नहीं होगी। तो पुलिस को यही एक प्रॉब्लम है कि या तो आप इसे वापस मत लो, अगर आप इसी को कंप्लेन को करने आप आ गए हैं तो अब आप इसको फेस करो ना, उसको फेस, इतना ही नहीं कि आप उसको आकर बाद में भी आप ये कह सको कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्लैरिटी है ही नहीं हमारे अंदर। हम तैयार हैं दूसरी बात वायलेंस को भी सहने के लिए, और इसीलिए हम पहली बार जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। तो पुलिस वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अपने स्टैंड तो ले कि हाँ मुझे ये कंप्लेन करनी है और मुझे आई हैव टू फाइट अगेंस्ट द वायलेंस, ऐसा है ही नहीं।
हम ये पहले ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बच्चों की जिंदगी क्या सिर्फ हमारे लिए है, आदमी के लिए नहीं है, आदमी के बच्चे नहीं है। और मेरे ही सिर्फ मैं मार खाती रहूं तो बच्चों की लाइफ अच्छी निकलेगी, ऐसा मुझे बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, देखिए मेरी क्लाइंट डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उसके जुड़वा बच्चे, दोनों के सामने वो हस्बैंड अपनी मदर आता था, ऑफिस से आता था, उसकी मदर उसको इंस्टिगेट करती थी, वो आता था, वो उसकी पिटाई करता था, दोनों लड़कियां थी उसके, दोनों ट्विंस, उसके सामने वो उसकी खूब पिटाई करता था। पिटाई करने के बाद वो कहता था कि यू बिहेव्ड इन दिस मैनर विद माय मदर, यू डिड दिस, यू डिड दैट, ऑल्दो ही वाज नॉट अ डॉक्टर बट ही वाज आल्सो इन अ गुड कंपनी। और फिर उसके बाद जब वो पिटाई खाने के बाद वो कहती थी कि प्लीज मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है मदर, तो वो उसकी और पिटाई करता था। एंड फाइनली व्हेन शी रीच्ड टू मी, शी वाज लिटरली इतना ज्यादा हैरेस्ड हो चुकी थी दैट शी नेवर वांटेड टू फाइल अ कंप्लेंट आल्सो। शी सेड वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा, कुछ कर लेगा, मुझे यहाँ पर भी कहीं कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। इतना डरी हुई, इतना अपने समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊं। ये मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जो प्रोफेशन से डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में सीनियर पोजीशन पे है, एंड शी कैन गो एंड गेट हर ओन। और देखिए उसने खुद ने अपना घर खरीदा, घर खरीद के किसी तरीके से वो घर के पेपर्स हस्बैंड ने ले रखे, और हस्बैंड अब उसके पेपर्स भी देने को तैयार नहीं है। और उसकी जो ज्वेलरी है, जो स्त्री धन, हम सुबह से शाम तक स्त्री धन की बात करते हैं, वो स्त्री धन आते ही, शादी होते ही मदर इन लॉ ने रख लिया था। तो आज की डेट में 2 बच्चों को लेके बाहर रहने के लिए तो जाती स्त्री है। का धन स्त्री के पास ना। हाँ, स्त्री का धन स्त्री के पास, और वो स्त्री अपना उसका स्त्री धन देने को भी तैयार नहीं है कि नहीं ये तो हमारा है। सो ऐसे ऐसी कई जगह, ऐसे एक और ऐसा मेरा एक क्लाइंट आई जिन्होंने मुझे अभी लॉकडाउन में बताया, सीनियर ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर है, रेलवे सर्विसेज की। और आप देखिए कि उनकी बहुत जोरों से पिटाई हो रही है, हस्बैंड भी उसी सर्विसेज में। और जब मैंने बोला कि ऐसा आप करने से आपको कोई तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, फ्रेंड से बात कीजिए अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती हैं। तो देन शी कुड गेट इट, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद देन शी कुड टेक दिस करेज कि ओके फाइन, आई विल स्पीक टू माय फ्रेंड सर्कल, बिकॉज फ्रेंड सर्कल कॉमन है दोनों का। सो आई सेड यू सिट विद देम, टॉक टू देम, दे विल टॉक टू हिम, माइट भी कुछ सोल्यूशन बाहर आ जाए, माइट भी थिंग्स आर बेटर। एंड दैट वर्कड आउट, यू नो, दैट वर्कड आउट, नाउ दे आर फाइन। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आप आगे बढ़कर, अभी जो लॉकडाउन में एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मोर देन 86% ऑफ केसेस वर रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड बट कंप्लेन्स आई थी, और उसमें से 1% भी पुलिस के पास नहीं गए। कैन यू बिलीव इट? नॉट इवन 1%। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द हस्बैंड, they don't want to complain to the police, they don't want to come out of the house, because वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकॉज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस घर से ही नहीं बना। अगर घर से बना घर होता, से मतलब अपने मैरिटल होम से, अगर वहां से ही नहीं बना, तो फिर आज की डेट में आप वो कॉन्फिडेंस कैसे ले पाओगे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि आप आज भी ये सोच रहे हो कि आदमी के बिना तो कोई जिंदगी नहीं है, अगर ये चला गया तो घर खत्म, अगर ये चला गया तो बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, और अगर आप पिटते रहोगे तो लाइफ ठीक रहेगी, क्योंकि आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो उनको इतना बढ़ावा दे कौन रहा है? हम ही दे रहे हैं ना। कहीं तो हमें फाइट करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये सोचो कि अच्छा अगर, और देखिए एक मेरे पास एक ऐसा मजेदार केस है जिसमें आदमी आता है, रोज पिटाई करता है, ड्रिंक करता है, रोज मारता है, और मारने के बाद रोज सुबह माफी मांग लेता है और वो मान जाती है। और मारने के बाद एक दिन जब वो इतनी जोर से उसकी पिटाई कर देता है, जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है लड़की, हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसको ये सब लोग, उसको जो उसके फादर इन लॉ है, उसके मदर इन लॉ है, उसका ब्रदर इन लॉ है, उसको ये फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज एफआईआर मत करना और ये मत बताना हॉस्पिटल में कि तुम क्यों एडमिट हुई हो, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो घर की नाक कट जाएगी। जब उसने मारा था तो घर की नाक नहीं कटी, और अगर आज वो अगर सबको पुलिस को बता देगी या वो हॉस्पिटल में बता देगी कि वाई शी हैज बीन एडमिटेड,
तो उसकी नाक कट जाएगी, घर वालों की नाक कट जाएगी, घर वालों का जो स्टेटस है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के वेरी सीनियर ऑफिसर, मैं उस घर की बात कर रही हूँ जहाँ सब पढ़े लिखे हैं। जो जो बीवी पिट रही है वो भी फाइनेंस मैनेजर है इन वन ऑफ द बिग कंपनी। मैं उस लेडी की बात कर रही हूँ। और आप देखिए उसके बाद वो लड़की फाइनली, मैंने उसको इतना समझाया कि अब तो ये रूटीन हो गया है, अगर तुम्हें रूटीन से अगर तुमने अगर यही रखना है कि तुम्हें मार खानी है, तो देन यू शुड नॉट गो टू द पुलिस, बिकॉज पुलिस इवन दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, क्योंकि तुम इतनी बार अपनी कंप्लेन लेके जा चुकी हो कि अब पुलिस क्या करेगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, इस बार अगर मैं कंप्लेन लेके जाऊंगी तो मैं पक्का अपना एफआईआर करवा के रहूंगी ये। और वो कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं 7 दिन बाद जब वो मेरे पास अगेन काउंसलिंग के लिए व्हेन शी हैड कम इन, आई आस्क्ड हर हाउ इज द थिंग, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू शिफ्टेड आउट, बिकॉज इट्स नॉट दैट शी कैन नॉट अफोर्ड, शी कैन वेरी वेल अफोर्ड टू गो आउट। पर जब मैंने उससे पूछा तो देन शी सेड कि नहीं है ना, बेकार में सबकी ऐसे ही इंसल्ट होगी, सब लोग एक दूसरे की बातें बनाएंगे, इससे बेटर है ठीक है घर में, आई विल नॉट स्पीक टू हिम। इज इट द सोल्यूशन? नो, इट इज नॉट। तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि शादी का मतलब वायलेंस नहीं है, तब तक ये किसी को ना तो इसका कोई सॉल्यूशन कोई और दे सकता है। प्रोटेक्शन यूनिट, व्हाट इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट 2005 एक्ट, जब डोमेस्टिक वायलेंस आया तो उसमें सेक्शन 9 में बहुत सारी प्रोटेक्शन, एक टीम बनाई गई कि ये सब आपकी हेल्प प्रोडक्शन करेगी। ऑफिसर्स। हाँ, सो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, जब वो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो काउंसलर्स हैं, चाहे वो जो होम्स के सुपरवाइजर्स हैं, वो सारे लोग कब कब आपकी हेल्प कर पाएंगे? जब आप बाहर निकल के जाओगे, अदरवाइज दे कैन नॉट हेल्प यू। क्या डर है हम लोगों में जो हम वो डोमेस्टिक वायलेंस की चीज को बाहर लेके नहीं आना चाहते हैं और हम वहीं सफर करना चाहते हैं? ऐसी क्या डर है? क्या हमें सोसाइटी से डर है कि अगर हम आगे बाहर निकल गए तो हमें कोई आज की डेट में कोई जीने नहीं देगा? क्या ऐसा है? क्या सोशल हमारा सराउंडिंग्स ऐसी हैं कि हम सेफ नहीं है बिना आदमी के बाहर निकलने पर? क्या अकेली औरत सरवाइव नहीं कर सकती? या आपके मन में ये है कि अगर आप चले जाओगे बाहर तो आपके पेरेंट्स भी आपको, दे विल ऑल्सो लीव यू, कि अब तो तुमने अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ लिया तो हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है? क्या वो रिश्ते इतने कमजोर हैं? और या ये है कि आपके बच्चे आपको ये कह के आपको बाद में हैरेसमेंट होगा आपको अपने बच्चों के सामने कि आपने ही पापा को छोड़ दिया? तो क्या हम उससे डर रहे हैं? तो मैं कहती हूँ कि अगर हम ये 3-4 चीजों से डर रहे हैं तो बेटर है हम ये सारी चीजें छोड़ दें, बाहर निकल आओ, क्योंकि मार खाना इज नॉट द सोल्यूशन। कहाँ निकलो? कहाँ प्रॉब्लम क्या निकल, है? बाहर निकलने का एक और ये चीज था, ये मेरे मन में था, ये डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इतना भारी एक्ट बना दिया, उसके अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं रखा कि अगर लड़की रात में अगर पिट के बाहर निकले तो वो जाए कहाँ? हाँ, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। उसमें कुछ होना चाहिए था ना, कोई होम होना चाहिए था, कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए थी जहाँ सेफली यू कैन कीप द विमेन, जो आप वहां रहकर वो 8-10 दिन रह के अपने दिमाग को एक उस बैलेंस लाकर और ये सोच सके कि ये आगे मुझे करना क्या है। एज अ गवर्नमेंट आपने ये सोचा ही नहीं। जैसे मैरिज एक पता नहीं, मैरिज एक शायद हमारी सोसाइटी में ये है कि हाइट्स ऑफ सेटलमेंट, आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, लाइफ का सेटलमेंट या लाइफ का एक माइलस्टोन है। ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि शादी हो गई और आप सेटल हो गए। माय गॉड, मेरी शादी हो रही थी तो मुझे लग रहा था वो गॉड सेटल होने में, मैं तो अभी सेटल भी नहीं हुई थी और पहले ही शादी हो गई। यू नो दिस वाज माय थॉट कि अभी तो मेरा प्रैक्टिस ढंग से निकला भी नहीं और शादी शादी होने की हो गई, ओहो मेरा तो करियर ही गया। तो ये कौन सा सेटलमेंट है विच दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम शादी हो जाएगी तभी सेटल होंगे? मतलब शादी के बिना आप सेटल ही नहीं है, या आप शादी होने के बाद ही सेटल होना शुरू होते हैं? मतलब आपका कोई घर, अगर आप अकेले रह रहे हो, एक अकेले घर में रह रहे हो, आपका अपना घर है, तो आप सेटल नहीं हो पर आप रह रहे हो बस। और अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप सेटल हो जाओगे, ये पेरेंट्स का कहना है। अरे भाई तुमने सेटल होने का कब सोचा है? ये जनरल लैंग्वेज है। अरे तुमने सेटल होने का कब सोचा है? तो सेटल होने का मतलब मैं शादी कर लूं और तब तो मैं सेटल हूं।
तो मतलब जब बच्ची पैदा होती है ना, तो पेरेंट्स, नॉट फॉर बॉयज, गर्ल के लिए पैसा इकट्ठा शुरू करना शुरू कर देते हैं, जेवर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और वो पैदा होती हुई बच्ची के संग आपका कंसर्न जुड़ जाता है शादी के अरेंजमेंट्स। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं ये बात, लड़के की शादी होती है तो पैसा नहीं होता जस्ट लिसन खर्च? दिस थिंग, कि अभी जो तुम्हारे इतने सारे सवाल थे ना, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये बड़े नॉकिंग क्वेश्चंस पोज कर रही थी जब तुम कर रही थी जी। कि क्यों, और हर उस क्यों पर एक परेशानी होती थी कि वास्तव में क्यों। पर आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या ये नहीं लगता है कि जब से पैदा होती है बच्ची तब से आप शुरू कर देते हैं सोचना कि इस उम्र में शादी कर देंगे, तब तक इतना तो पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, इतनी लेविश शादी करेंगे, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। कुछ लोग तो जमीनें खरीद लेते हैं बच्चों के पैदा होते ही, लड़कियों के, कि जब शादी करेंगे तो एटलीस्ट ये जमीन बेच के हम ये शादी अच्छी कर देंगे। तो उन पेरेंट्स के दिमाग में वो शादी इतनी बड़ी बात है, राइट? अरे वो जमाना भी चेंज हो गया, लड़कों की शादी में भी उतना ही पैसा लगता है अभी। No, but they do not collect money for the boys' marriage. They do not start saving money for boys' marriage. क्यों, लड़के की शादी में क्या गहने नहीं जाते बहू को? जो भी होता हो, हाँ, पर रिसेप्शन नहीं ये होता ये या ब्रॉडली पार्टी नहीं आपकी होती? ये ब्रॉडली आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि एक बिल्डअप है लड़की की शादी के चारों तरफ। ये सिर्फ सोच है, मैं यही कह रही हूँ कि ये सोच चेंज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाँ, आज की डेट में शादी में दोनों में बराबर पैसे खर्च होते हैं, और जो आप अपनी बेटी को दे रहे हो वही आज की डेट में आप अपनी बहू को देते हो। No, I'm trying to go into that root of that question which you were posing, कि as a parent, as a family, मैंने इतना बिल्डअप कर लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट ऑफ इयर्स है फॉर दैट थॉट दैट आई वुड गेट माई डॉटर मैरिड। जिस वक्त मैं शादी करता हूं ना, मैंने अपने उतने साल के इन्वेस्टमेंट को, उतने साल के कंसर्न को एक हाइटस दे दिया। आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ अगेन एज अ पेरेंट। दैट्स व्हाई वी से अब शादी हो गई, अपने आप संभालना, बिकॉज मैं कहीं तो क्लोज करूंगा ना उस चैप्टर को। और क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया अपने थॉट को, अपने कंसर्न को, अपनी लाइफ को, पैसे को उस शादी में, कि अब उस शादी का टूटना मुझे मंजूर नहीं है, या उस शादी के इफ्स एंड बट्स मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए फिर हम उसको धक्का लगाते रहते हैं, संभालो, करो, थोड़ा नहीं, और, थोड़ा अभी और, थोड़ा अभी और। देखिए, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी हैं, लड़के भी तो आते हैं। और मेरे ऐसे कई मैटर्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें लड़के आते हैं अपनी कंप्लेन लेकर कि लड़की ने ऐसा किया और मुझे ऐसे इतना हैरेस किया, और फिर हैरेस करने के बाद मुझे छोड़ के चली गई, और अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आ नहीं रही है, सेक्शन 9 में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। ये सब भी तो आता है ना। तो दैट मीन्स वो सारी प्रॉब्लम्स एक लड़के की शादी में भी तो होती हैं, तो आप उसके साथ तो खड़े होते हो, लड़की के साथ आप नहीं खड़े होते हो, ऐसा क्यों? आप उस लड़के को भी तो आप उतना ही सपोर्ट कर रहे हो जितना उतना आप लड़की को भी कर सकते हैं। और आजकल ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि लड़का आपके साथ ही रह रहा है, लड़के भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो भी बाहर रहते हैं, वो भी बाहर ऐसे ही गेस्ट की तरह आते हैं जैसे लड़कियां आती हैं। आज तो पेरेंट्स के साथ बहुत कम रह रहे हैं ना, कहाँ रह रहा है, कौन रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, except those business class families, leave it. When I'm talking here about service class people, कौन रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ? सब लोग बाहर रह रहे हैं। तो आप अपने सन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को पूरा तैयार हो, पर लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। नो, बट व्हाट इज योर टेक, लाइक व्हेन यू से कि तुम्हारे जो क्लाइंट्स का, अभी तुमने इतने सारे 4-5 एग्जांपल्स दिए, ऑल आर वेल एजुकेटेड लेडीज, All are working, all are all placed are in working, good government jobs, good financial status, and they are not dependent on anyone, but still. तो उनके पास तो वो दिक्कत भी नहीं कि अगर वो घर छोड़ के निकल जाएंगे, अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि अगर वो एक्शन लेंगे या बोलेंगे, सो इट इज नॉट एज इफ दे डू नॉट हैव an alternative shelter. they can go anytime, पर उस घर से निकलने में ही उनको इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। वो स्ट्रेंथ क्योंकि वो बचपन से बिल्ट नहीं की ना, वो स्ट्रेंथ नहीं है बाहर जाने की। वो बाहर जाने की स्ट्रेंथ जब तक अपने सोशल सर्कल से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से जब तक वो नहीं ले पाएंगे, जब तक बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, इवन इफ दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन ऑल्सो, पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद।
तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम इंडिविजुअल कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप पढ़े लिखे हो, आप कैपेबल हो, आपके पास समझ है, आपको ये पता ये गलत है। एक तो ये हो कि मुझे पता ही नहीं है ये गलत है। पता जैसे भी नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि शादी होते ही ये तो राइट है हस्बैंड का कि एक थप्पड़ कभी भी जड़ दो, और आप उस थप्पड़ को कोई बात नहीं, मार दिया ठीक है, सॉरी तो कर लिया। आप मार के देखो एक थप्पड़, अगर आपको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलता है, रिस्पॉन्स अगर वहां से ऐसा आता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुमने थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रहूंगा, तब तो ठीक है, फिर तो आप दोनों एक दूसरे हाँ, को ये मार रहे बड़ा हो। अच्छी बात है, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है। ये कभी टेस्ट नहीं किया लेडीज ने। हाँ, तो लेडीज तो नहीं करती। मैं तो अपने क्लाइंट को ये भी बताया, नॉट दैट आई वांट टू, यू नो, इट इज जस्ट टू गिव देम स्ट्रेंथ, नथिंग एल्स। आई सेड यू डू वन थिंग, चाहे डराने के लिए रखो पर एक डंडा रखो अपने हाथ में, और जैसे ही वो हाथ उठाने लगे उस डंडे से रोको, हाथ से नहीं, डंडे से रोको, कि हाथ नहीं लगाओगे, और हाथ लगाओगे तो इस डंडे से इक्वली मैं भी मारूंगी। बोलो, करो नहीं चाहे, अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं कर सकती हो तो कम से कम बोलो तो। और जब तक ये नहीं दिखाओगी, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगी, तब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये तो उनको पढ़ाया है बचपन से कि ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जैसे तुम चाहो वैसे इसको, इसके साथ बिहेव करो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर अगर कुछ ऐसा करती है तो हम खड़े हैं यहाँ पर लेक्चर देने के लिए। तो वहां पर वो इन लॉज आ जाते हैं कि ऐसे कोई अपने हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाता है, ऐसे कोई धक्का मारता है, क्या सिखा रही हो अपने बच्चों को। तो अगर हस्बैंड हाथ उठाता है तो बच्चे वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप हाथ उठा रहे हो तो आप बच्चों को गलत एजुकेशन दे रहे हो। तो ये कितना हमारे हम कितने हिपोक्रेट हैं हम, एक के लिए हम कुछ बोलते हैं, दूसरे के लिए हम कुछ और बोलते हैं। तो ये तो हम औरतों को ही समझना पड़ेगा ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, वी हैव टू टेक आवर ओन स्टैंड, whosoever is the person is, विक्टिम है, सब कुछ हुआ है आपके साथ, अगर आप उसको बेयर करना चाहते हो, वैसे ही चलना चाहते हो, तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। पर अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए आपको पहले सबको अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा, और हमारी गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर, आई रेड समवेयर, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया था कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं और लेडी अगर निकलती है बाहर में और उसके घर से बाहर निकल जाती है और उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो उसके लिए एक ऐसी जगह, ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, इनमें अरेंजमेंट्स कराया जाए जहां पर दे कैन स्टे एटलीस्ट फॉर अ नाइट। आई हैड सीन वन वेरी गुड मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, उसमें वो ऐसे ही वो बाहर निकलती है लड़की, उसको समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर में बंद होने से पहले अंदर घुस जाती है, बिकॉज शी हैड नो प्लेस टू गो। बट ये व्हाट यू आर टॉकिंग इज समथिंग सीरियस, कि आप सोचो इतनी बड़ी कंट्री में और इतना पैराफ्रीनिया हर चीज के लिए है, पर आपने कभी सोचा ही नहीं इस आधी आबादी के लिए कि क्यों नहीं यहाँ पर वो उस किस्म के होम्स हों, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, जहां मैं वॉक इन कर पाऊं जब मैं परेशानी में हूं तो। ऐसे सेफ्टी होम्स कौन खोलेगा, गवर्नमेंट ही खोल सकती है। और कोई या नहीं, बात है कि गवर्नमेंट ने सोचा भी क्या इस विषय पे, क्योंकि अगर एक औरत रात को पिट रही है, ठीक है, और मान लीजिए एज यू आर सेइंग कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब और नहीं, या उसको अपनी जान का ही खतरा है, अब वो वहां से निकल के कहाँ जाए, वो यही नहीं पुलिस के पता पास कि जाती पास के है। थाने में जाएगी हाँ, तो वहां के पुलिस वाले उस वक्त नशा करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, किस हाँ, कंडीशन में हैं। वो पुलिस के पास जाएगी। नहीं, हमारे दिल्ली के पुलिस भी अच्छी है, हम रात को जाते हैं तो वो अच्छे, हमें ड्यूटी ऑफिसर्स अच्छे मिलते हैं, नो डाउट। बट देन जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस वाले एक पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ मैडम जी, तो वो कहती है कि मेरे साथ ऐसे मारपीट किया मेरे हस्बैंड ने, तो अभी आप क्या चाहते हो हमसे, तो आप हम आपके हस्बैंड को जाके समझाएं। तो हस्बैंड को समझाने के लिए एक पुलिस वाला आएगा भी, भाई उसकी ड्यूटी है, दिल्ली में इट इज कंपलसरी, सो वो आता है समझाने के लिए। और जब वो समझाने के लिए आता है तो घर में आकर वो बैठता है, दोनों को बिठाता है, और फिर वो उनको समझा रहा है जो जो आईएएस है, आईपीएस है, या इनकम टैक्स ऑफिसर है, या रेलवे ऑफिसर है, और या फिर कोई अलाइड सर्विसेज का ऑफिसर है। और उसके बाद वो पुलिस वाला, वो खुद एक हेड कांस्टेबल है, वो उनको समझा रहा है कि आप देखिए ये तो मियाँ बीवी का बीच का बात है, ये ऐसे कैसे घर से बाहर जा रही है।
तो ये समझाने के लिए हमने थोड़ी आपके पास गए थे कि मियाँ बीवी के बीच का बात है, बीच की बात होती तो हम घर में ही सॉल्व कर लेते। अरे हमारे ऊपर कुछ हो रहा होगा तभी हम आपके पास आए होंगे ना। ये सेंसिटाइज करना पुलिस को बहुत जरूरी है कि आपके बीच का मामला है इसलिए आप किसी को मरने के लिए छोड़ दीजिए, और सच में अगर मार दिया या सच में अगर ऐसी इंजरी हो गई या बाद में ऐसे आप मार खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई जो कि अगले 1 महीने तक हॉस्पिटल से भी बाहर नहीं निकल पाई, हाथ पैर टूट गए, सिर फट गया, who will take the responsibility? What is the solution of that state? तो एक जगह जाने की, रात में जगह जाने की एक होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे, कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो आप निडर होके वहां जाके रह सके और अपने दिमाग से सोच सके कि आगे मुझे क्या करना है। हाँ, क्योंकि क्योंकि आप हाँ, मान लीजिए आप पिट के चुके हो, राइट, हाँ हाँ और डेंजर टू लाइफ है हम्म या हो सकता है, हाँ आप जी, बाहर आ गए, आपने कंप्लेंट कर दी, फिर लौट के वहीं जाओगे? लौट के वहां जाओगे तो आप फिर पिटोगे। और अगर नहीं पिटोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो आपके लिए भी डिस्टर्बिंग होगा, फैमिली के लिए भी डिस्टर्बिंग होगा, और आप उस कंडीशन में, मैंने एक अभी बड़ा अच्छा एक थॉट पढ़ा था किसी दिन, किसी हमारे ही एडवोकेट के ग्रुप पे था, जिसमें वो लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट हील योर सेल्फ इन द environment where such things are happening on the daily basis. How can you heal yourself? You cannot heal in such environment where every time you are injured by somebody. इंजरी इज गिवन टू यू आफ्टर एवरी मोमेंट, चाहे वो कमेंट से हो, चाहे मार के हो, चाहे कुछ कहकर हो, चाहे वो आपको कैसे भी आपको एक्सप्रेस करके हो, कैसे भी हो, क्या वो एक एनवायरनमेंट में आप बहुत हील बड़ी कैसे, प्रॉब्लम ये हीलिंग नहीं है कैसे। कि ऋतु, जब हम लोग मैरिटल वायलेंस की बात करें, वायलेंस एनी नेचर, हाँ, हम्म वायलेंस चाहे वो सरकाजम में हो, वायलेंस चाहे वर्ड से हो, वायलेंस जेस्चर से हो, वायलेंस बॉडी लैंग्वेज से हो, या हम्म वायलेंस एक्चुअली फिजिकल हार्म से हो, हम्म तो क्या हमारा सिस्टम लैक नहीं कर रहा है एज अ सोसाइटी कि हम तो ट्रेन ही नहीं करते ना बच्चों को जब शादी करते हैं तो? हाँ, वो तो लैक कर ही रहा है, अगर वो स्ट्रेंथ हम बचपन से नहीं दे पा तो रहे दे हैं। डोंट नो, जिस दिन आप एग्जैक्टली। शादी कर रहे हो, हाँ, वो पेरेंट्स के लिए भी फर्स्ट शादी तो बच्चों की एक नया ही एक्सपीरियंस है। देखिए बच्चे आपको ये सडनली जो मैं, कूदते हैं। आप जो कह रहे हो ना, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी इस चीज में। अगेन आई हैव गॉट अ स्ट्रांग ओपिनियन। हाफ ऑफ द टाइम हम ऐसे, अभी हम उस फेज में हैं, हमारी जनरेशन या हम्म हमसे इवन डिकेड यंगर ऑल्सो, वो उस जनरेशन से है जहां उनकी मदर्स काम नहीं कर रही थी। मोस्ट ऑफ द मदर्स वर नॉट वर्किंग, हम्म और वो जब काम नहीं कर रही थी तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। हम्म तो वो जब इंडिपेंडेंट नहीं थी तो वो आपके फादर जो जैसा कहते थे वैसा वो करती थी। हम्म तो आपके भाइयों ने भी वही देखा, आपने भी वही देखा, और आपकी मदर ने भी आपको यही शो किया कि जैसा वो कहते हैं वैसा होता है। हम्म आपका से तो बहुत कम रहा ना, आपकी मदर का से तो बहुत कम रहा, हम्म जैसा एक बार फादर ने डिसाइड कर दिया वही होता रहा। हम्म तो ऐसे ना, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी जहाँ ये नहीं होता होगा, पर मैक्सिमम फैमिलीज में यही होता था। तो अगर यही होता था तो इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आजकल की ये वाली जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन, जो एक्चुअली गोइंग थ्रू द डोमेस्टिक वायलेंस, हम्म उनको वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं ना। उन्होंने यही देखा कि उनके फादर ने भी उनको एक, मम्मी को एक झाड़ लगा दी और मम्मा चुपचाप होके बैठ गई, और फिर उसके बाद अगले टाइम पे अगेन वो उन्हीं के लिए खाना बना रही है, यही तो देखा ना उन्होंने। तो फिर वो स्ट्रेंथ उनको आई कहाँ से, कब आएगी, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं, तो वो सीखेंगे कैसे। कंडीशनिंग उनकी वैसे ही हो रखी है। कंडीशनिंग उनकी वैसी ही हुई है। अब आज की डेट में उनको वो स्ट्रेंथ तो खुद को लानी पड़ेगी, वो चाहे वो कैसे भी लेकर आए अपने आप को, पर वो अगर, अगर इफ दे वांट टू, बिकॉज आई फील नो वायलेंस मीन्स नो वायलेंस, 0% वायलेंस, not शायद। even by comments, not even sarcastic comments, हाँ, not even just injury, giving you injuries, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, चाहे वो कैसे भी। बहुत सारी जो लोअर मिडिल क्लास के क्लाइंट्स है मेरे, वो ये दैट दे आर जस्ट कंसिडर्ड एज ए ऑब्जेक्ट। एक मेरी क्लाइंट की मैं आपको बात बताती हूँ, वो लेडी, शी नोज दैट द पर्सन इज गोइंग टू सच एरियाज वेयर ही इज नॉट सेफ फॉर दीज सेक्सुअल एक्टिविटीज, but still she cannot raise the point. She has got all fears that tomorrow even she can be the patient of AIDS, but she cannot do anything. Whom to complain? Who will listen? For what she will go? For this complaint, whether she can go to the police?
what police is going to take the action against the male part? Nothing. But this is a violence. This is domestic violence. Yes. Yeah. But this is happening. There are so many. I know one of the very good family, and the husband is living with somebody else. Wife is at home with children. Wife के पास कोई, because she is not working, she has no other place to go. She is staying there. She is accepting it. Isn't it a domestic violence? तो क्या है ये? पेरेंट्स ने डंप कर दिया आपको एक किसी जगह पर, या पेरेंट्स ने कर दिया, उनका काम खत्म हो गया, या फिर हमने अपने आप को वैल्यू ही नहीं किया? हमने अपने आप को वैल्यू नहीं किया, और पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी कि अब हमने शादी किया, अब तुम देखो तुम्हारा काम। अब तो ये स्ट्रेंथ आपको इसीलिए, या हमने इतनी वैल्यू दे दी मैरिज को, हमने इतनी हमने बड़ी ज्यादा चीज वैल्यू बना दी है हमारी लाइफ वैल्यू में। ऑफ कोर्स वैल्यू, देखिए मैं कहती हूँ वैल्यू जरूर दीजिए, पर जहां एक रेस्पेक्ट और लव नहीं है एक रिलेशनशिप में, वो शादी एक सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, नथिंग एल्स। और आप आधी से ज्यादा हिंदुस्तानी औरतें, मैं कह रही हूँ 95% औरत सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज में जी रही है। कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज उसके पास कोई जगह नहीं है जाने की, अगर है तो वो जाना नहीं चाहती है। वो ये नहीं समझना चाहती कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं कैसे, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव इन दिस एनवायरमेंट, या एंड हमने इवन इफ आई कंफर्ट एम जोन एबल टू बना लिया है सर्वाइव। अपना। शादी हाँ, होती कंफर्ट है, जोन है। मैंने अपनी चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बना लिया। जैसे होता है ना कि नल हमारा कभी लूज हो रहा है, थोड़ा टाइट कर करके काम चला लेंगे कि अब ठीक है, जी, राइट। दरवाजा टाइट ठीक बंद है, हो रहा है, हम हम उसको एक्सेप्ट धक्का करें। मार के बंद कर लेंगे। हमने आदत बना ली है, कोई नहीं खोल पाएगा तो हम कहेंगे बंद ही ऐसे होता है, देखो वो हमारा दरवाजा है ना, आई नो इट। वी आर मेड लाइक दिस बाय द गॉड। अगर हम किसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, we will be changed into that mold, and we will not be able to come out of that mold until unless we do not try hard, क्योंकि हमारे लिए वही कंफर्ट जोन बन जाता है। मार खाओ और आराम से रहो, कम से हाँ, कम तो ये पैसा मिल मेरा रहा है, घर समय है, से। थोड़ा ठुकूंगी, हाँ, थोड़ा गुजरूंगी, हाँ, पर यहीं बनी रहूंगी। यही रहूंगी। मैं बाहर जाकर मुझे क्या करना है, और मैं जाकर बाहर कर भी क्या सकती हूँ, ये इस टाइप की सोच है। इसलिए डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग ओनली। आज अगर वर्किंग फीमेल है, डज नॉट मीन दैट शी इज नॉट गोइंग टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क। वो घर आकर उसको वही घर का काम करना है, वही उसको बच्चे संभालने हैं, वही बच्चों को पढ़ाना भी है, वही उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन मार्केट से रिलेटेड, बाकी सामान से लाने से रिलेटेड सब कुछ उसे करना है। वाई? बिकॉज हस्बैंड इज टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, शी इज नॉट। She is not supposed to be tired. Why? Because it was your choice to work. We never forced you. Did we force you any time to do the job, or to be in any kind of competitive services, or to pass and to join the services? When did we? हमने तो तुम्हें choice दिया था शादी के टाइम पे, if you want you can leave the job. अब आपने नहीं छोड़ा तो that was your choice. तो आप क्या ये तो प्रॉब्लम? आपको, हाँ, तो ये भी एक है कि अगर आपको, आप अगर आप आधे से ज्यादा घरों में आप जाएंगे, तो वो आप देखेंगे कि अगर पानी लाने का काम है तो वो लेडी को ही करना है। वो पानी प्यास लगी है, आप उठ के खुद नहीं लेंगे, बिकॉज आप थक के आए हैं अभी ऑफिस से। आप खुद अगर ले लेंगे तो आपका मेल शॉविनिज्म वो तो खत्म हो जाएगा। पानी उठ के पी लिया आपने ऑफिस से आकर। मैंने तो कभी देखा ही नहीं ना, मैंने अपने फादर को भी यही देखा था कि मेरी मम्मा आके और पानी पिलाती थी। लड़कों का सोच क्या है, मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट्स आते हैं जो यही बोलते हैं कि हमने तो यही देखा था घर में कि हमारे पापा जब पानी मांगते थे तो मम्मा लाके देती थी, तो इसमें कौन सी नई बात है अगर ये भी मुझे लाके पिला रही है। जो इसकी ये वाली भी एक इसकी एक कंप्लेन और तैयार है कि ये मेरे से पानी मंगवा कि मुझसे पानी मांग रहे हैं, या खाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि खाना आते ही और खाना और बनाने इस लग जाओ। कंप्लेंट को ऋतु ऐसा लगता है कि ये लोग रिड्यूस कर देते हैं कंपैरिजन ऑफ द काउंट्स ऑफ वर्क। वो नहीं है। वो नहीं है। दिक्कत वहां पर है जब आप ये मानते हो कि यू आर मेंट फॉर दिस वर्क इज मेंट टू बी डन बाय यू बाय डिफॉल्ट। हम कर देंगे तो एक तारीफ की बात है। अगर आपने एक दिन कर दिया तो भाई आपने तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे देखो, एक दिन हमने ऐसा किया था,
हम डेली कर रहे हैं। हम ऑफिस से जब मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनका यही कंप्लेन है कि रात को 8 बजे अगर हम पहुंचते हैं, देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है लोगों के घरों के, पहुंचते पहुंचते लोगों को 8 भी बजते हैं, 9 भी बजते हैं, पर उनकी ड्यूटी वहां खत्म नहीं होती है। घर जाने के बाद उनको वो खाना बनाना है, बच्चों को सर्व करना है, सुलाना है, अगले दिन स्कूल के लिए तैयार करना है, मॉर्निंग में अगर उनका टेस्ट है तो रात को टेस्ट भी लेना है, वो बहुत सारी चीजें हैं। और वो हस्बैंड जो 5 बजे आज के ज्यादा 7 बजे तक आ गया होगा और 8 बजे तक आ गया होगा, तो जब आप खाना बना रहे थे वो पढ़ा सकता था, पर वो नहीं पढ़ाएगा क्योंकि ये तो ड्यूटी मदर की है, मैं तो ऑफिस से थक के आया हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे काउंसलिंग करके बहुत लोगों को ठीक किया, बहुत लोगों को ठीक किया, काउंसलिंग की, इतने लोगों को बार बार बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बराबर है। और अगर वो काम कर रही है, वो फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रही है, तो आप भी घर में थोड़ा हेल्प कीजिए। पर उस सोच से निकलने के लिए वन हैज टू ट्राई हार्ड। वो आपकी खुद की मेहनत है, आपको खुद को भी समझाना पड़ेगा ना। आप अगर खुद ही लगे रहोगे पहले खुद जाकर, को निकलना जरूरी है उससे बाहर, पहले खुद को एज अ निकलना विमेन। जरूरी है। और लेडीज वो भी ऐसी है, वो भी सोच के बैठी हुई है कि अरे ये तो हमें करना ही है, हमारा काम है। अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? वो ही बनाएंगे। वो बनाएंगे क्या? वो तो नहीं बनाएंगे, तो मुझे ही बनाना है ना। ये सोच के चलती है, ऐसा नहीं है। आप अगर मैं जब भी यूरोप जाती हूँ मैं देखती हूँ कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, कि नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग आवर कंट्री विद यूरोप, पर आप देखिए कि वहां पर आपको वो सुबह जब आप निकलेंगे ना, अगर आप सुबह निकलेंगे, अगर आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया कि आप उनकी बसेस में चढ़ गए, ट्राम्स में चढ़ गए, तो आप यू विल फाइंड इवन इन इवन प्लेन्स में भी, जो शॉर्ट डिस्टेंस प्लेन्स है वहाँ के, तो वो आप यू विल फाइंड एवरीबडी इज कैरिंग अ बन एंड अ कॉफी मग। एवरीबडी, सबके हाथ में वही है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स। शाम को जब लौट रहे हैं तब भी वही है, क्योंकि दे आर अर्ली ईटर्स, जल्दी खा लेते हैं शाम को, तो वो शाम को लौटते समय भी वही खा रहे होते हैं और सुबह जाते समय भी वही खा रहे होते हैं। वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी जाके खाना बनाना है। और बल्कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो भी महीने में एक बार कुकिंग करते हैं वो ठीक है, बट देन ऐसा कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना, जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाए। आप एक को इतना बर्डन क्यों करना है? ठीक है, किसी एक लेडी का अपना चॉइस था एक प्रोफेशन को ज्वाइन करना या एक सर्विसेज को ज्वाइन करना, या कोई अपने अपना जो भी उसका बिजनेस है उसको ज्वाइन करना, पर इसका मतलब ये नहीं है आप उसको इतना ओवर बर्डन कर दो कि अभी अभी ये करो, फिर आने के बाद ये भी करो, गेस्ट आ गए हैं तो उन्हें भी संभालो, इन लॉज हैं तो उनको भी संभालो, हॉस्पिटल भी ले जाना है तो बच्चों को आपको ही ले जाना नहीं, है। वो भी समझ में आता है रितु, कि मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है इन अ फैमिली, दोनों वर्किंग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया एक्स वाई हम्म, जेड तुम्हारे वर्क है और एबीसीडी मेरे वर्क है, हम्म, ठीक है। हम्म, आपने प्यार मोहब्बत में कुछ ज्यादा काम कर लिया, कुछ कम काम कर लिया। दिक्कत वहां आती है हम्म, जब आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाते, हम्म, या आप उसको क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, कि वो पेट डॉग को भी यू डोंट हिट ना, यू डोंट हम्म, हम्म, डोंट डू वायलेंस ऑन योर पेट डॉग। हम्म, तो वही बंदा जिसको पता है कि मेरे को अपने पेट को तो बहुत संभाल के रखना है, हम्म। तो वो वाइफ पेट डॉग की डेफिनेशन में भी नहीं आती है, किस मोल्ड में आती है जिसको आप वो उससे भी बदतर है, मैंने आपको बताया ना, आई ओ फिजिकल यू। एडवांटेजेस लेने हैं तो आप ले लोगे, जब आपको इमोशनल हम्म, एडवांटेजेस लेने हैं, ले लोगे, जब आपको मारना है आप मार लोगे, इंसल्ट करना है इंसल्ट कर हम्म, दोगे। सो हम्म, और वो सब वो वाइफ करवा रही है अगर, हाँ, तो अब्यूजर जितना गलत है उतनी ही गलत वो विक्टिम भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ना कहना तो आज की लिए बहुत जरूरी है, आपको समझाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये तो मेरी शादी हो गई अब तो मुझे ये झेलना ही है, ऐसा नहीं है। बट मैरिज डज नॉट मीन वायलेंस, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इवन इट्स नॉट ओनली मैरिज, यू नो, डोमेस्टिक वायलेंस तो सभी को कवर करता है, मेरे इट्स ख्याल नॉट से जब ओनली शादी की मैरिज, बातचीत होती आउट है ऑफ तभी भी मैरिज। शायद पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए, जैसे पूछते हैं ना आप कितना कमाते हैं, क्या बैंक बैलेंस है, क्या जॉब है, साथ में ये कंडीशंस भी होनी चाहिए, कोई मारा पिटाई नहीं होगी, हम्म, कोई अब्यूज नहीं होगी, हम्म, आप इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। हम्म। और अगर कुछ ऐसा होगा तो मतलब ये जो है ना ये प्री नेपिटल। नहीं नहीं, देखिए हमारे हिंदू में तो ये बहुत ज्यादा है। हम जब वो फेरे लगाते हैं उसमें वो ये वचनों में एग्जैक्टली, आता है, एग्जैक्टली, ये वचनों में आता है, पर ये सप्तपदी आप, में 7 वचनों में ये है। मैं कहती हूँ कि ये एनिवर्सरी पे हर किसी को ये 7 वचन हर बार दोहराए जाने चाहिए।
व्हाई नॉट हर हफ्ते? हर हफ्ते अपना लोगे तो शायद ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से क्योंकि वो हर हफ्ते 7 याद बजे, दिलाओ। बेसिकली हाँ, क्योंकि वो रोज 7 हस्बैंड बजे वाइफ तक के ध्यान बीच नहीं। में, हुँ, रोज घर में भी आपको एक एक आदत बनानी चाहिए बातचीत की। हुँ, सिटिंग अक्रॉस द टेबल हुँ, बातचीत करो, ये कि ये गलत था, ये सही था, इतना बर्दाश्त है, इतना नहीं है। हुँ, अब एक बंदा कह सकता है मेरी डाइट है, एक थप्पड़ में चला सकता हूँ, तो हम लाइक हुँ। दिस डाइट आई कैन गो विथ। वो चॉइस की बात हो सकती है, वो चॉइस है, हाँ, दैट्स ट्रू। बट यू शुड बी नोइंग दैट आई एम चूजिंग इट। हाँ। हाँ, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि अब ये मैंने डोमेस्टिक वायलेंस अपनी चॉइस से चूज़ किया है, तो इतना तो मुझे मार खाना ही है, और अगर हाँ, नहीं खाना मतलब है तो गलत फिर तो देन है, इट शुड बी। हाँ, इतना तो पता चले कि गलत तो है। हाँ, बिल्कुल। पर ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद फीमेल्स दे डोंट वांट टू लिसन टू इट, और माइट बी जो हस्बैंड्स को पता चलते हैं, मेरे क्लाइंट्स तो कहते हैं अरे मैम आप ऐसी बात करोगे तो और बिगड़ जाएगी, इस तरह की बातें होती है। बट देन ये बिगड़ने की बात नहीं है, देखिए ये अभी कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज भी इसको फॉलो नहीं करेंगे, और वी इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर आवर राइट्स, और अगर आपको अपनी सोसाइटी में आज भी सिर्फ यही डर है कि आज हम बाहर निकल गए तो हमारे साथ कैसा बिहेव होगा पढ़े लिखे लोगों को, तो ये बहुत ही एक खराब सिचुएशन है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक बैटर्ड वुमेन का सिंड्रोम होता है, कि पहले टेंशन बिल्डिंग होती है, वॉकर साइकिल थ्योरी है एक। उस हम्म। वॉकर साइकिल थ्योरी में यही है कि हम्म। फर्स्ट टेंशन बिल्डिंग स्टेज आएगी, फिर हम्म। एक्यूट बैटरिंग स्टेज आएगी, हम्म। फिर लव कंट्रीब्यूशन आएगा। पर कंट्रीब्यूशन ये होता है कि हस्बैंड बस अपॉलॉजी कर लिया और वाइफ ने माफ कर दिया, ऐसा कब तक चलेगा ना, ये दिस वी कैन नॉट डू एनीवे। बट देन यू नो दिस, हमको फिर भी ये तो समझना ही चाहिए, और सब लोगों को इतना तो लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि लॉ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है जो कि 2005 में आया था, और जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनमें एक डाउरी प्रोविजन एक्ट है 1961 का, एक सेक्शन 498 है आईपीसी का, और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था उसमें यही बताया गया था कि आपको किसी भी तरह का अगर वायलेंस होता है तो हम्म। आप जा सकते हैं, और 60 डेज में मैजिस्ट्रेट को ये, उसमें एक सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपका सॉल्व होगा आपका मैटर, और वो लिस्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको एक प्लेस दी जाएगी रहने के लिए। पर वो सब बात की बातें हैं विच टेक समटाइम्स वेरी लॉन्ग पीरियड, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है जो एक्ट में लिखा हुआ है, वो जनरली बिकॉज ऑफ सो मेनी टेक्निकल थिंग्स इट डज नॉट टेक प्लेस। बट स्टिल इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और गवर्नमेंट का ऐसा एक हेल्प देना बहुत ज़रूरी है जिसमें ये पता लगे कि हमारे लिए कोई होम ऐसा है जहाँ पर अगर रात में अगर किसी को हैरेसमेंट होता है तो वो डायरेक्टली दे कैन गो टू द प्लेस, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल, एंड दे कैन वेरी कूलली दे कैन डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट स्टेप दे वांट। ऐसे कई लैंडमार्क केस लॉज हुए, देखिए हीरल वर्सेस अरसोरा आया था जिसमें ये ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ ने और जस्टिस नरीमन जस्टिस ने, नरीमन, जस्टिस हाँ, जोसेफ। जिन्होंने एक एडल्ट मेल का प्रोविजन हटा दिया था और नॉन एडल्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया था। फिर ललिता टप्पू एक मैटर आया जिसमें उन्होंने अगेन दे वर डिसाइडिंग अबाउट द थिंग्स की डोमेस्टिक वायलेंस 3A में कैसे डिफाइन होगा, और उसमें 125 सीआरपीसी में कैसे रिलीफ ग्रांट होगा, और मेंटेनेंस उसको जरूरी नहीं है कि बाद में दिया जाए, फ्रॉम द बिगनिंग जहाँ से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था वहीं से मिलेगा। फिर बिनीता दास आया जिसमें एक जजमेंट में अगेन जस्टिस सचदेवा है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने पास किया कि वाइफ अगर इंटरिम मेंटेनेंस उसको आप डिनाई नहीं कर सकते इवन इफ शी इज अ क्वालिफाइड पर्सन, आपको वो मेंटेनेंस उसको देना ही पड़ेगा। अजय कुमार वाला ललिता आया वर्सेस लता आया, हम्म। जिसमें अब हम बात ही कर रहे थे, धनंजय सर ने हम्म। एक पास किया ये कि प्रोटेक्शन कैसे मिलना चाहिए, और 2Q उन्होंने प्रोविजंस जो थे उसके बहुत क्लियर किए, उसमें प्रोटेक्शन फैमिली मेंबर्स का बताया, रिलेटिव हो चाहे हस्बैंड मेल पार्टनर हो कोई भी हो वो सब इंक्लूडेड होंगे, वो ये बताया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो लोग सब लेडीज़ को स्पेशली वेमेन को दे शुड नो अबाउट इट, कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है वायलेंस होता है तो वो इवन कोविड-19 जैसे में एक मैसेज कर सकती हैं जिसका नंबर दे कैन नोट डाउन, द नंबर इज 721-7735372, 721-7735372।
इस पे आप अपना मैसेज भेज सकती हैं। एक यूनिवर्सल नंबर है विमेन इन डिस्ट्रेस का, वो 1090 है, या फिर 181 है, जिस पे आप डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेन कर सकती हैं। विमेन हेल्पलाइन है जो कि दिल्ली में है, वो उसका नंबर है 10921 10921, प्लीज नोट इट डाउन। और उसके बाद एक नंबर है उनका टेलीफोन लैंडलाइन भी है 01123389680 233899680। वुमेन, आप अगर ऐसा कोई भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऑफ कोर्स ऑन 100 नंबर यू कैन एनी टाइम यू कैन डायल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस पर्सन। एंड उसके साथ कई एनजीओज हैं जो हेल्प कर रही हैं टाइम टू टाइम। हम लोग आपको उनका एड्रेस और उनके जो भी उनसे हेल्प आपको मिल सकती है, अगर ऐसे लोग यहाँ अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वी विल बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशंस थ्रू दोज एनजीओज वेयर दे कैन फील सेफ, or they can even decide about it that what do they have to do next. पर we have to stop this gender lens for designing solutions. ये जो क्राइसिस है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ये सोसाइटी को बीमार कर रहा है। और अगर आज भी अगर हम इसको डिसाइड नहीं करते हैं कि ये हमारा राइट क्या है, जब कोर्ट हमें दे रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एक डिग्निटी से वी वांट टू लिव, who can take this right and why we should give this right to anybody? I do not understand. लाइफ एक ही है, छोटी है, इसको जियो और अपने तरीके से जियो। अगर ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो अगर घर भी अगर खराब होता है, टूटता है, टूटने दीजिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आप रोज थप्पड़ खा के, मार खा के अपने बच्चों को भी आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं? आप क्या वो पीसफुल एनवायरनमेंट है? क्या वो एक अच्छे बाद में नागरिक बन पाएंगे? क्या वो उनके ऊपर एक मेंटल ट्रॉमा उनके दिमाग पे जा रहा होगा कि कैसे सिचुएशन से वो निकल रहे हैं? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सच चिल्ड्रन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो अगर आप जिन बच्चों को बचाने का बात कर रहे हैं वो बच नहीं रहे हैं, आप उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो either you should solve your problems inside the room. If you are not able to, then reach to relatives, parents, your neighbors, your friends, your circle. If you are not, then again the next step is police, NGOs, court. कुछ नहीं बचा है तो कोर्ट तो जाना होगा। और ये सोच के बैठना कि नहीं ये चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप कुछ सॉल्व नहीं होता। यू हैव टू टेक अ स्टेप। एंड आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक डिग्निटी से लाइफ को जीना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल राइट एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। ये अगर आदमी समझ सकता है तो औरत क्यों नहीं? औरतों को आगे बढ़ना होगा, ये बात समझनी होगी। उसके लिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप हमेशा घर तोड़ने की बात करें, पर यस यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एवरीबडी, व्हाट आई हैव टोल्ड। नहीं समझ में आती है तो फिर आप काउंसलिंग दीजिए, अपने हस्बैंड को ले जाइए काउंसलर के पास, बात कीजिए। जैसे यहाँ इनसे मिलिए, इनको कांटेक्ट कीजिए, शोभा जी को, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। तुमको भी हाँ मुझे भी, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी अब जरूरी हो गई है, मेरा सोचना ये है। शोभा जी कमाल है, मतलब मेरे पास नॉर्मली ऋतु में बहुत बोलना चाहती हूँ जब स्पीकर बात खत्म कर देते हैं, बट मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहती जो तुमने बोला और जैसे बोला है। केवल 3 बातें रिपीट कर रही हूँ तुमने जो कहा है उसको, कि लिव विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, ये हमारी एक बॉटम लाइन होनी चाहिए। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। डोंट सरेंडर योर राइट टू लिव विद डिग्निटी। आत्मसम्मान से जीने के अपने अधिकार को जो आपको मिला है पैदा होने के साथ, जिसको हम फंडामेंटल राइट लॉयर्स बोलते हैं, पर वो जो आपका एक मूलभूत अधिकार है इंसान होने का, औरत होने का तो भूल जाइए, उसको सरेंडर मत करिए। और एक चीज और है शुभा जी, अगर ये राइट एक बार किसी ने अगर देख लिया ना कि इसका मजा कितना है, तो लाइफ को जीने का मजा फिर ही फील कर पाओगे आप, अदरवाइज आपको पता ही नहीं है व्हाट इज लाइफ। उसको जीने की आदत, ये नशा है, नशा है ये नशा है। आप इससे बाहर निकल के अपने आप को, आपको अपनी ताकत का एहसास तो तभी होगा जब आप इस राइट को लेके रहोगे। और अगर आप इस राइट के बिना रह रहे हो तो आपको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। और फिर क्या मतलब है मेरे को, मतलब वो शादी को बचाना बचाना बचाना, पालते हैं शादी को, राइट? और उसको पालने के चक्कर में सब कुछ झेलते रहते हैं,
सरेंडरिंग योरसेल्फ। क्यों सरेंडर कर रहे हो खुद को? आप शादी बचाओ अपनी, बट खुद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। खुद को जियो, खुद ये को वन ऑफ द रिस्पेक्ट। प्रोसेस, वन ऑफ द लाइफ स्टेज है। शादी इज ओनली वन ऑफ द स्टेज। देखो, एक हमारे पुराने जमाने में कितना अच्छा था कि वो हम 25 साल के बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और एक टाइम के बाद हमारा एक ऐसा आता था जब हम संन्यास आश्रम के लिए जाते थे। तो यहाँ तो हमारी जिंदगी में संन्यास आश्रम आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम अभी भी पिट रहे हैं। तो वो संन्यास आश्रम क्यों होता था? ये सब चीजों से अलग हटके, गृहस्थ आश्रम से भी हटके आप जाते थे ना, तो उसी गृहस्थ के बारे में आपको इतनी ज्यादा आपको उससे अफेक्शन क्यों है, इतना आप उससे चिपके हुए क्यों हो? अब बाहर निकलो ना। ये तो पहले भी होता था ना। 4 स्टेज में आदमी की लाइफ डिवाइडेड थी ना। हमारा कंट्री तो कितना एडवांस था। हम लोग अपनी जिंदगी को 4 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे थे। तो एक सर्टेन टाइम में आकर तो ये हो रहा था। मैं तो ये देख रही हूँ, यू विल बी सरप्राइज, मैंने 70 इयर्स की लेडी को भी मार खाते हुए देखा है अपने हस्बैंड से, और वो सह रही है कि ये तो इनकी पहले की आदत है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोल्ड कर लिया उसी में कि मेरे को तो पिटना ही है। तो हमारा वो जो सिस्टम बनाया गया था, आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गृहस्थ आश्रम में कि आप उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हो। अरे भगवान ने तो, और जो हमारे पहले के लोगों ने, हम अपने उसमें भी पढ़ते हैं, अपने एपिक्स में भी पढ़ते हैं, तो हम यही पढ़ते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द फेज। अरे उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा तो मत लोड कर लो कि आप अपनी जिंदगी भी जीना भूल जाओ, और आप उसी एक क्राइसिस में जिए जा रहे हो, और आप उसको खत्म भी नहीं करना चाहते। और लोग, मतलब आप सोचो ऋतु कि शादी हो के, मान लीजिए आपकी 22 साल की उम्र में शादी हो गई और एक एब्यूजर से हो गई है, आपकी डेथ होती है 70 इयर्स में, तो आप वो अपनी जिंदगी के 50 साल या 48 इयर्स वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करते करते निकाल के और चले जाओगे? क्यों? एक हमने गोविंदा की मूवी, एक इंटरेस्टिंग बात देखी बोलती हूँ थी। कि आई एम आप सो मार सॉरी। खाने की, अब्यूज झेलने की तो हिम्मत रख रहे हो, हिम्मत का काम है रोज पिटना या रोज अब्यूज होना। आप रिएक्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक एक हिम्मत वर्सेस हिम्मत ही तो चाहिए। दैट्स ट्रू। तो झेलने की हिम्मत की बजाय ऑब्जेक्ट करने की हिम्मत इकट्ठी करो। और ये ना एक मैंने आपको कहना, अभी मैं बता रही थी। ना कहने की शुरुआत करने की देर है। वेरी अगर ट्रू। आप बहुत ये पहले नो कहना वाले, आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप पहले वाले बहुत अब्यूज जरूरी पे है। ना कर देते ना, तो तो ये शायद आती नहीं, बड़ा ये वाला मिस्टेक अब्यूज ही नहीं नहीं होता। आती। वेरी ट्रू। एक मैंने आपको बताया, अभी मैं बता रही थी, एक मूवी देखी थी मैंने, वो गोविंदा की मूवी थी। उसमें वो स्ट्रेंथ बनता है, ऐसे स्ट्रेंथ बनता है, वो तो अपने प्रोफेशन के लिए जाता है ऑल्दो, बट देन ही सेज कि आपके हस्बैंड ने आपको तुम चुप रहो कहा। अरे तुम चुप रहो क्यों कहा? इतना बोलने की हस्बैंड की हिम्मत थोड़ी होनी चाहिए। तो वो उस लेडी को समझ में आ जाता है कि ये मेरा राइट है, और हस्बैंड हर चीज में मुझे तुम चुप रहो करके नहीं बोल सकता। देयर इज सम लिमिट टू इट, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमें बहुत सारी चीजों से मिलते हैं जो हाँ, हमें ग्रैस्प करने आने चाहिए। हम कितना ग्रैस्प करते हैं, दैट इज अप टू अस, वेदर वी वांट टू लर्न फ्रॉम इट और नॉट, दैट इज अगेन इंडिविजुअल्स चॉइस। बट यस, अगर कोई लोग आगे आते हैं तो हम लोग भी हैं, और आगे मुझे लगता है कि सिस्टम भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। वी मैं एक आर गोइंग छोटा टू सा टेक इट एग्जांपल फॉरवर्ड। लेते हुए तो अज्यूम करो एक लेडी है जो बहुत ज्यादा अब्यूज होती है अपने हस्बैंड से, यही वाला अब्यूज, पिटती नहीं है, ठीक है, अब्यूज इतना भर है कि वो ही वुड कीप इंसल्टिंग हर, जैसे भी जब भी मिलता है। सो शी इज परमिटिंग बाय डिफॉल्ट, बाय नॉट स्पीकिंग, उसका कुछ जाना, मतलब आत्मसम्मान चोरी होना, ठीक है। वही लेडी किसी रेस्टोरेंट बैठी है, एक वॉलेट लेके बैठी है, और कोई थीफ आता है और वो उसके पैसे निकाल के जाने लगता है, वुड शी रिएक्ट और नॉट? शी वुड सर्टेनली। she will catch hold of his arm, like राइट, to, you know, तो she will twist the arm, she पैसा will do जा रहा है something. आपका, आपने वहां रिएक्ट कर लिया जो इतनी आने और जाने वाली चीज थी। पर जो मेन चीज है आप उसके लिए रिएक्शन नहीं दे रहे। सो वही है, हम लोगों को ये करना है, जगाने का काम करना है बेसिकली। ये जो जबरदस्ती सो रहे हैं ना लोग, उनको उठाना है। मैं अच्छा, एक मेरी बड़ा, क्लाइंट, एक और क्लाइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे घर में जाके
और अपने किसी फ्रेंड के साथ बड़े आराम से रह रहा है। यहाँ वाइफ उसके पेरेंट्स को संभाल रही है, उसके बच्चों को संभाल रही है, और उसके बाद वो ये कह रही है कि वो तो है ही ऐसा। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो तुम काउंसलिंग के लिए क्यों आई हो जब तुमने ये एक्सेप्ट ही कर रखा है कि वो ऐसा ही है, तो तुम्हें फिर काउंसलिंग के लिए क्यों आना है? ये तो एक्सेप्टेड ट्रूथ है तुम्हारी लाइफ में, और तुमने ये मान लिया है कि तुम्हें ऐसे ही सफर करना है। सो हाउ यू वांट टू सर्वाइव? यू वांट टू लिव लाइक दिस ओनली? वी आई कांट हेल्प यू। I can only help you once you come and you ask me कि मुझे solution बताओ कि मुझे क्या करना है, how I have to bring him back, then I can help you. अभी अगर आप यही सोच के चल रहे हो कि वो तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा और मैं उसके पेरेंट्स को यहाँ पर I will take care, बच्चों को I will take care, so that is not going to solve the problem. So it is like, you know, you have to make everybody aware of it. Awareness create करना बहुत जरूरी है. We have to make them understand this is your right. This is your कि आप fundamental अपने right. अब्यूज को पैकेज डील की तरह मत लो कि शादी हुई है तो शादी के साथ ये पैकेज साथ आया है, राइट? That's what. वैल्यू योर मैरिज, ट्राई टू सेव इट, प्रोटेक्ट इट, नर्चर इट, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ. थप्पड़ मूवी देखी है आपने अभी? It's a good subject. मुझे बड़ी पसंद है. You know, that has to be the spirit of all. That has to be the spirit of all. उसने मैसेज क्या कमाल से दिया है कि वो एक वो पहला थप्पड़. We have to stop that पहला थप्पड़. और उससे बहुत सॉल्व हो जाएगा रितु, बहुत बड़े लेवल पे समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर आप पहले अब्यूज पे रोकोगे तो. आप लव एंड रेस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकते, बट देन यू कैन ऑलवेज ट्राई, यू सी, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव दीज टू थिंग्स इन योर रिलेशनशिप. देखो तो जहाँ ये पिटाई विटाई होती है, अब्यूज होता है, इंसल्ट होता है, फॉर श्योर वहां लव तो नहीं हो सकता. मैंने आपको बताया कॉम्प्रोमाइज इन 99%. हाँ, फिर वो लव तो नहीं है. हाँ, बस ठीक है, ये ऐसे ही चल रहे हैं भगवान भरोसे. तो कमाल का सेशन था. हम लोग बहुत लंबा हमने कर लिया इसको क्योंकि you were too good बाबा, like बहुत अच्छा बोले. Yes, it is really required. पर्सनली बड़ा मजा आया सुन के, और ये इतना स्ट्रांगली ये मैसेज जाना जरूरी है, बैंग ऑन. जब तक हम इतना स्ट्रांग वर्डेड में नहीं करेंगे बात भी नहीं बनेगी. पर दोबारा भी करते हैं और इसको आगे प्रोपोगेट भी करेंगे इस आइडिया को, नॉट अमंग्स्ट हमारा वी द वुमेन ऑफ इंडिया, पर हमको उसको आगे भी लेके जाना होगा. ठीक है, सो विल कीप वर्किंग इसमें आगे. एक इस पे ऋतु व्हाट यू वर सेइंग ना, इस पे थोड़ा काम करते हैं, कुछ एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं फॉर द गवर्नमेंट टू हैव दोज सेफ होम्स. उसका एक कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, है ना? दैट वी कैन ट्राई फॉर. हाँ, और जो especially when it has been started by Jammu and Kashmir High Court, we should carry forward. I mean, we should take an example from them. उस जजमेंट को देखकर और वो हमें रेफरेंस देना चाहिए और उस पे एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में स्मॉल डिस्टेंसेस पे होने की जरूरत है. कैसे गवर्नमेंट उसको वर्क अपॉन करती है वो उनकी हेडेक है, बट करना तो होगा. तो इसको हम लोग फॉलो अप करते हैं. जो नंबर्स तुमने दिए थे एक बार नंबर्स को तुम प्लीज मुझे फ्लैश करना, तो मैं इनको तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल दूंगी, सो दैट वो नंबर सारे आ जाएंगे. यू हैव टू जस्ट सेंड मी ऑल दोस नंबर्स. अच्छा, मैं आपको भेज दूंगी. हाँ, बिकॉज़ मेरे पास लिखे हुए नहीं है अभी, बट मेरे को. हाँ, तो गुड, वेरी गुड सेशन रितु. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस स्टेज, बिकॉज आई रियली वांटेड टू टेल देम. हम सबका स्टेज है ये, है ना? आई नो, बट ये प्रॉब्लम सब तक पहुंचना जरूरी है. कुछ 2-3 चीजें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं. एक ये डोमेस्टिक वायलेंस है, एक वो छोटी बच्चियों के साथ जो उसको एड्रेस करेंगे. उसको नेक्स्ट वाले में टच करते हैं. ये डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा विषय है. मेरे को काफी लोग बोलते हैं अपने ग्रुप में भी कि क्या ये छोटी छोटी बातों को उठाते रहते, बट फैक्ट रिमेन्स कि ये एड्रेस करोगे नहीं ना, तो आप ऊपर कितना भी कॉस्मेटिक काम कर लीजिए, नहीं हो पाएगा. ठीक. अगर and then you know we are the people who can give the strength to this section. हाँ, until unless you do not create the awareness and the strength you cannot provide to this section, they will not be helped. और उसमें आपकी 50% ऑफ द आबादी, मतलब आप कमाल की बात ये कि इतना बड़ा चंक ऑफ योर पॉपुलेशन अगर डिसरेस्ट में है, तो सोसाइटी कैसे शांत रह सकती है? वेरी ट्रू. और फ्लरिश कहाँ कर रही है वो? आधे अब्यूजर और आधे विक्टिम्स है. कैन यू बिलीव दिस? वेरी बैड सिचुएशन. बट गुड सेशन रितु. थैंक यू सो मच.